हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से मस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी हिस्ट्री की एनसीईआरटी सार जो मैं करा रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आज से हम अपनी नई बुक को करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ये आपकी, जैसे कि आप देख सकते हो, यूथ कंपटीशन टाइम्स की सोशल साइंस की हिस्ट्री की बुक है 2025 की। और इसमें सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस बुक है ये टीजीटी एलटी ग्रेड की। सामाजिक विज्ञान इतिहास, इसमें 17 सेट्स यानी 17 सेट्स हम लगाएंगे। इतिहास की सॉल्व पेपर्स और प्रैक्टिस बुक है ये। अब इसमें आप देख सकते हो, इसमें टीजीटी 2021 16 13 11 10 9 5 4 3 2 और एलटी ग्रेड का 2018 का जो पेपर है वो भी इसमें दिया हुआ है। तो इतने पेपर्स हम लगाने वाले हैं। तो 2021 के बाद कोई भी टीजीटी का पेपर नहीं हुआ है और एलटी ग्रेड का तो एक ही बार पेपर हुआ था 2018 में। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और ये बुक मुझे टेलीग्राम से प्राप्त हुई थी, तो मुझे कोई शर्म नहीं है और ये बताने में कि मैंने कहाँ से ये बुक को ली है। तो मैंने परचेज़ नहीं करी है, ये बुक मुझे टेलीग्राम चैनल से मिली थी। अगर आप चाहते हैं तो आपको भी टेलीग्राम चैनल पे ये आसानी से मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो। बाकी मैं तो अपने हिसाब से जितना मुझसे हो सकता है मैं वो प्रोवाइड कराने की कोशिश कर ही रही हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि हमें उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिनकी वजह से या जिनके कारण हमें मदद मिल जाती है और हमें टेलीग्राम पर ये बुक मिल पाई। तो जिसने भी ये बुक हमें जो है ना प्रोवाइड कराई है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तक ऐसे ना एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे हम, तो हमें कहाँ ही ये चीज़ें मिल पाएंगी। और नहीं तो हर किसी के पास इतना परचेज़ करने का वो भी नहीं रहता है। तो चलिए आज हम इसका पहला सेट लगाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला सेट हम। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। ठीक है, तो शुरू करें। एक सेकेंड मेरी टेबल थोड़ी इधर उधर हो रही है। ठीक है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए करिए। ठीक है, तो मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक सेट हम एक वीडियो में एक सेट कंप्लीट करेंगे, तो 17 दिनों में हमारे सेट कंप्लीट हो जाएंगे। अगर छोटा सेट हुआ तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान इतिहास का सॉल्व पेपर है ये टीजीटी एलटी ग्रेड। यहाँ पर विषय सूची दी हुई है, पूरा परीक्षा पाठ्यक्रम दिया हुआ है। तो कहाँ से कहाँ तक कौन सा, तो सबसे पहले 2021 का हमें पेपर मिलेगा, तो पहले हम वही जो है वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमें प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। इसमें 5 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे हमें इसमें। 5 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे हमें इसमें और बाकी हमें ये सॉल्व पेपर मिलेंगे। ठीक है, तो काफ़ी है। चलिए शुरू करते हैं। और ये आपका टीजीटी का पाठ्यक्रम है। एलटी ग्रेड और टीजीटी का सिमिलर ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब पढ़ना है। मौर्य काल पढ़ना है, गुप्त वंश पढ़ना है, चोल काल पढ़ना है, विदेशी आक्रमण पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, मुगल वंश, ये सारी चीज़ें इसमें पूरा दिया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज टीजीटी परीक्षा 2021 है ये। भाग 2 इतिहास, व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है? तो गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हमें कुणाल से हुई है। हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित कुणाल या कुणाल, ठीक है, स्थल की खोज जगपति जोशी और आर.एस. बिष्ट ने 1974 में की थी। हड़प्पाकालीन स्थलों में कुणाल से गर्त आवास के प्रमाण मिलते हैं। कुणाल से गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट और सोने के गहने प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा शैली के लाल मृदभांड सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी कुमारगुप्त प्रथम
प्रथम ने, कुमारगुप्त प्रथम ने। गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न पुत्र था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण केंद्र था। इस विद्यालय में अध्ययन हेतु चीन, श्रीलंका एवं तिब्बत आदि से छात्र आते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी। हेनसोंग के समय इस विश्वविद्यालय में लगभग 8500 छात्र और 1510 शिक्षक थे। विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध शिक्षकों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती आदि थे। 13वीं सदी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण से ये विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसका उत्तर स्कंदगुप्त को माना है, जबकि ऐसा नहीं है, कुमारगुप्त ही हैं। दिल्ली सल्तनत में चहलगनी के सदस्य संबंधित थे। तो चहलगनी के सदस्य आपके संबंधित थे सी से, यानी कि तुर्काने चहलगानी की बात हो रही है। तो साम्राज्य विस्तार के बाद इल्तुतमिश ने इसे संगठित करने का प्रयास किया और इसने 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थात तुर्काने चहलगानी का गठन किया। इल्तुतमिश ने मुइज़्ज़ी तथा कुतुबी अमीरों के वर्चस्व से मुक्ति पाने के लिए तथा प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए नवीन शासक वर्ग का गठन किया, जिसमें 2 प्रमुख थे, तुर्कदाश और ताजी। तो इसमें तुर्क थे, ठीक है। नेक्स्ट, तुर्किश सुल्ताना का महल कहाँ है? तुर्किश सुल्ताना का महल फतेहपुर सीकरी में है। तुर्किश सुल्ताना का महल एक सुंदर लघु आकार की इमारत है। इसमें एक ही मंजिल है तथा स्तंभों पर आधारित बरामदे की योजना है। इसके भीतर दीवार को पेड़ पौधे तथा पशु पक्षियों से सुसज्जित किया गया है। इसका निर्माण अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में कराया गया। इसकी निर्माण शैली संभवतः पंजाब के काष्ठ निर्माण पर आधारित है। पर्सी ब्राउन ने इसे स्थापत्य कला का मोती कहा। पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्ताना के महल को स्थापत्य कला का मोती कहा है। कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी में है। इसका निर्माण अकबर ने कराया है। कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? तो कैलाश मंदिर स्थित है एलोरा गुफा में। राष्ट्रकूट नरेश कला के महान संरक्षक थे। राष्ट्रकूटों की राजधानी थी मान्यखेट से अभी तक कला के कोई उल्लेखनीय पुरातात्विक अवशेष नहीं प्राप्त हुए, किंतु एलोरा, एलिफेंटा, जोगेश्वरी तथा मंडलेश्वर में राष्ट्रकूट कला के महत्वपूर्ण स्मारक स्थित हैं। इनमें से एलोरा तथा एलिफेंटा अपनी गुफा स्थापत्य, मूर्ति कला या मूर्ति शिल्प तथा चित्रकला के लिए विख्यात है। शासकीय संरक्षण में एलोरा में शैव धर्म से संबंधित गुफा मंदिरों का निर्माण हुआ था और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 17 है। यहाँ के प्रमुख गुफा मंदिरों अथवा मंडपों में रावण की खाई, दशावतार मंदिर, कैलाश मंदिर, सीता की कहानी अथवा घूमर लेड़, देववाड़ा, लंबेश्वर, रामेश्वर, नीलकंठ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने। किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह सेट मिला है? तो ये कहाँ पर मिला हो सकता है? सोचिए। ये मिला है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त लोथल भी सैंधव सभ्यता का प्रमुख, तो ये लोथल से मिला है, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त लोथल भी सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। लोथल की नगर एवं भवन योजना सुनियोजित और सुव्यवस्थित थी। नालियों और नरमोखों की अत्युत्तम प्रबंधन देखने को मिलता है। इस स्तर से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानगृह का एक सेट समूह मिला है।
अरुमोलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? तो अरुमोलीवर्मन राजा राज प्रथम का प्रारंभिक नाम था। राजा राज प्रथम का प्रारंभिक नाम अरिमोलीवर्मन था, जो 985 में राज राज प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। राज राज प्रथम के शासनकाल में चोलों की विस्तृत विजय और समृद्धि का इतिहास प्रारंभ होता है। इसके शासन के 19वें वर्ष में उत्कीर्ण तंजौर अभिलेख में इसके युद्धों का वर्णन है। राजराज प्रथम की महत्तम उपलब्धि तथा नौसैनिक पराक्रम का उदाहरण लक्षद्वीप एवं मालदीव समूह के 1200 द्वीपों को जीतना था। राजराज प्रथम ने संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र, कलिंग तथा लंका यानी उत्तरी लंका को जीत लिया। कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? तो अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था समाहर्ता। मौर्य प्रशासन का भारतीय प्रशासनिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ भारत की प्रथम केंद्रीकृत शासन प्रणाली का उल्लेख है। प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। वो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का प्रमुख था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है और कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो समाहर्ता जो था वो राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। सन्निदाता जो है वो राजकीय कोषाध्यक्ष था। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था और व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। समाहर्ता अपने प्रांत के जिलों के राजस्व संग्रह को नियंत्रित करता था। नेक्स्ट, लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन था? सिंह शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ, रुम्मनदेह स्तंभ, वृषभ शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ या लौरिया नंदरगढ़ स्तंभ। तो मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन अशोक के स्तंभों में दिखाई पड़ता है और ये स्तंभ मथुरा और चुनार की पहाड़ियों से लाकर लाल बलुआ पत्थरों से बनाए गए हैं। ठीक है, तो मथुरा और चुनार की पहाड़ियों से लाकर लाल बलुए पत्थरों से बनाए गए हैं। रुम्मनदेही स्तंभ लेखन के आधार पर अशोक के स्तंभों में सबसे प्राचीन है। ठीक है, इस स्तंभ पर खुदा हुआ लेख ब्राह्मी लिपि में है और बाएं ओर से दाईं ओर पढ़ा जाता है। इसी अभिलेख से ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी आया था और उसने यहाँ पर अर्चना की तथा गांव के धार्मिक कर को माफ कर दिया था। तो भूमि कर था 1/6 जिसे घटाकर 1/8 कर दिया था। नेक्स्ट, बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था? तो बुलंद दरवाजा अकबर की गुजरात विजय के स्मरण में बना था। बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार में निर्मित भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। 42 फीट ऊंची चौकी जो सीढ़ियों से युक्त है पर बना 134 फीट ऊंचा ये दरवाजा जमीन से कुल 176 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण अकबर ने 1572 में अपनी गुजरात विजय की स्मृति में कराया था। 1601 में असीरगढ़ के विजय के बाद इस दरवाजे की ऊंचाई और बढ़ा दी गई, इसलिए इसे गुजरात विजय और दक्षिण विजय दोनों का प्रतीक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान में अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? तो अग्नि मंदिर की प्राप्ति सुर्ख कोतल से हुई है। सुर्ख कोतल, जिसे चश्मा-ए सिर या सर-ए चश्मा भी कहा जाता है, बैक्ट्रिया क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। ये कुषाणों के शासन के दौरान किए गए स्मारकीय निर्माणों का स्थान है। रवातक शिलालेख जो कुषाण वंश की वंशावली पर उल्लेखनीय साक्ष्य प्रस्तुत करता है, यहीं से प्राप्त हुआ है। इस स्थल की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियां सुर्ख कोतल शिलालेख, राजा कनिष्क की मूर्ति और अग्नि मंदिर है। निम्नलिखित में से किस शासक के समय से झरोका दर्शन बंद हो गया? तो झरोका दर्शन जो है वो औरंगजेब के समय पर बंद हो गया था। मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था और उसका जन्म 3 नवंबर 1618 को मुमताज महल की गर्भ से दोहद यानी कि उज्जैन में हुआ था। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहला राज्याभिषेक इसने 31 जुलाई 1658 को सामूगढ़ के युद्ध
में विजय के बाद और दूसरा वास्तविक राज्याभिषेक खजुआ और देवराई युद्धों में अपनी निर्णायक विजय के बाद 15 जून 1659 को दिल्ली में संपन्न हुआ। औरंगजेब एक धर्मनिष्ठ मुसलमान था। इसने इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों को भी समाप्त किया, जैसे कि झरोखा दर्शन के रिवाज को बंद कर दिया, क्योंकि वे इसे इस्लाम के विरुद्ध मानता था। नेक्स्ट है, किस एक्ट द्वारा सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ? तो ये एक्ट था आपका 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ। 1919 के एक्ट के तहत सर्वप्रथम 1922 में इंग्लैंड और इलाहाबाद भारत में सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा एक साथ संपन्न हुई। 1919 के एक्ट में भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान था, जिसे 1925 में स्थापित किया गया था। सर्वप्रथम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि सिविल सेवाओं के प्रवेश के लिए परीक्षाओं का आयोजन अब इंग्लैंड और भारत दोनों जगहों पर एक साथ होगा, किंतु इस प्रस्ताव को कभी कार्यान्वित नहीं किया गया। डाइमेकस, अच्छा, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इसका उत्तर बी माना है, जो कि गलत है। ऑब्वियस सी बात है, 1893 तो बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से मान लेते हैं। डाइमेकस एक राजदूत सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? तो डाइमेकस जो था वो बिंदुसार के दरबार में आया था। और बिंदुसार कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्र चेटस या अमित्र घात कहा, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसका एक और नाम सिंहसेन मिलता है पुराणों में। मिलता है, ये सिंहसेन कहा था आई थिंक शायद जैनियों ने। बिंदुसार के समय सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में वहां के अमात्यों के विरोध में एक विद्रोह हुआ, जिसे दबाने हेतु मालवा और उज्जैन के प्रशासक अशोक को भेजा। और अशोक कौन था? बिंदुसार का पुत्र था। पहले अशोक को भेजा था, उसके बाद उसने सुशीम को भेजा। 1883 में सनातन धर्म रक्षिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो सनातन धर्म रक्षिणी सभा की स्थापना 1883 में बंगाल के कलकत्ता में की गई है। ठीक है। सनातन धर्म रक्षिणी सभा की स्थापना का मूल उद्देश्य हिंदू धर्म में आई बुराइयों को दूर करना था। नेक्स्ट है, कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? तो भाई कॉन्स्टेंटिनोपल 1661 से 1667 के बीच औरंगजेब के पास कुछ विदेशी मुस्लिम शक्तियों के यहाँ से दूत मंडल आए। इनमें मक्का का शरीफ, फारस, बल्क, बुखारा, कारागर, खीवा, अबिसिनिया और सहरे नौ के राजा, बसरा, यमन एवं मोचा के तुर्की सरदार तथा कस्तूतुनिया में केवल एक दूत मंडल 1690 में आया था। मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ क्या है? तो अभी हमने देखा था, समाहर्ता का मतलब होता है आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी, जो कि राजस्व एकत्र करता था। मौर्य प्रशासन का भारतीय प्रशासनिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है और ये भारत की प्रथम केंद्रीकृत शासन प्रणाली का उल्लेख है। प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। वो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का प्रमुख था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है। प्रमुख तीर्थ इस प्रकार है। तो पहला है प्रधानमंत्री और पुरोहित। पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये दोनों विभाग कौटिल्य के अधीन थे। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश यानी कि कमिश्नर होता था और व्यवहारिक जो होता था वो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो ह्वेनसांग बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना चाहता था, इसलिए वो भारत की यात्रा पर आया था। हर्ष के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग युआन चुआंग के भारत आगमन की है। ह्वेनसांग का जन्म 600 ईस्वी में लगभग चीन के होनन प्रांत के चिन लियू नामक स्थान में हुआ था।
इसे धार्मिक पुस्तकें बड़ी प्रिय थी। इसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने तथा पवित्र बौद्ध ग्रंथों का उनके मूल भाषा में अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 629 में उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। तो कहाँ से आया था? तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए उसने प्रस्थान किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ था? तो अमरावती का महास्तूप मूल रूप से सातवाहनों के काल में स्थापित हुआ था। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या थूहा। स्तूप संस्कृत के स्तूप धातु से बना है, जिसका अर्थ है एकत्र करना अथवा ढेर लगाना। इसके लिए प्राकृत शब्द भूप मिलता है। स्तूप निर्माण का वास्तविक कार्य अशोक के समय में प्रारंभ हुआ तथा स्तूपों का विस्तार संपूर्ण देश में किया गया। बौद्ध परंपरा में अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान किया गया है। अमरावती का महास्तूप, जिसे महाचैत्य के रूप में जाना जाता है, सातवाहन कालीन स्तूप है। तो सातवाहनों ने अमरावती का महास्तूप बनवाया था। ठीक है। डलहौजी ने किस वर्ष ये घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? ये उसने घोषणा की थी 1849 एडी में। यद्यपि मुगल सम्राट 1803 में ब्रिटिश संरक्षण में रहने लगा था, लेकिन मान मर्यादा संबंधित उनके दावे स्वीकृत थे। वे गवर्नर जनरल को प्रियपुत्र और वफादार नौकर संबोधित करते थे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल एमहर्स्ट ने बादशाह को ये साफ समझा दिया कि आपकी बादशाहत नाम मात्र की है, और दरबार के ब्रिटिश रेजिडेंट ने नज़र देते समय खड़े होने से इनकार किया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने बादशाह को अपने दावे और अधिकार छोड़ने को कहा। डलहौजी ने 1849 में सम्राट को लाल किले से हटने के लिए कहा, बादशाह की उपाधि छोड़ देने और अपने उत्तराधिकारी नामजद करने का अधिकार भी छोड़ देने को कहा था। पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा किस धातु का प्रयोग होता था? तो पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा जो है वो रजत धातु का प्रयोग होता था। पुराण या धरण प्राक मौर्यकालीन और मौर्यकालीन आहत मुद्रा थी, जो चांदी की बनी हुई थी। आहत मुद्रा के लिए मनुस्मृति में पुराण और धरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौटिल्य ने आहत मुद्रा को पर्ण तथा काव्यायन ने प्रति शब्द का प्रयोग किया। पर्ण, कर्षापर्ण, रूप्य रूप, धरण आदि चांदी की आहत मुद्राएं थी, जबकि सुवर्ण यानी कि सोना जो था वो सुवर्ण और निष्क सोने की आहत मुद्रा को कहा जाता था। और माशक जो है, माशक और काकड़ी तांबे की आहत मुद्रा को कहा जाता था। और ये सारे की सारी मौर्यकालीन है। ठीक है। तो पर्ण, कर्षापर्ण, रूप्य रूप चांदी की आहत मुद्रा होती थी, सुवर्ण और निष्क सोने की आहत मुद्रा होती थी, माशक और काकड़ी तांबे की आहत मुद्रा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज पदाधिकारियों के लिए दो पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है? तो ये हुआ है गुप्त काल में। राज पदाधिकारियों के लिए दो पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख गुप्त काल के शासकों के अभिलेखों में हुआ है। गुप्त शासन का केंद्र बिंदु राजा था। गुप्त शासक महाराजाधिराज और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण करते थे। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसके ज़्यादातर सदस्य उच्च वर्ग के होते थे। इन्हें अमात्य कहा जाता था। मंत्रियों का पद अधिकांशतः आनुवंशिक होता था। एक ही मंत्री के पास कई विभाग होते थे। उदाहरण के तौर पर हरिशेन 3 पदों संधि विग्रहिक, कुमारामात्य एवं महादंडनायक के पदों पर आसीन था। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? तो अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में अध्यक्षों का उल्लेख है। ये विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे और मंत्रियों के निरीक्षण में काम करते थे। संभवतः इन अध्यक्षों को ही मेगास्थनीज ने मजिस्ट्रेट कहा है। इनके नाम इस प्रकार है: पड़याध्यक्ष, सुराध्यक्ष, शूनाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, अकाराध्यक्ष, कोष्ठगाराध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष, आयुधगाराध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, लोहाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, गोअध्यक्ष, विविताध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, नवाध्यक्ष, पत्तनाध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, देवताध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, मानाध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, हस्त्याध्यक्ष, सुवर्णाध्यक्ष, अक्षपटलाध्यक्ष। कौटिल्य के इसी ग्रंथ अर्थशास्त्र के
अध्यक्ष प्रचार के द्वितीय अधिकरण में अनेक अन्य अध्यक्षों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अर्थात अध्यक्षों की संख्या निश्चित न होने के कारण आयोग ने इस प्रश्न को विलोपित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था? तो सेतुबंध ग्रंथ का लेखक था प्रवर सेन द्वितीय। संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक प्रवर सेन द्वितीय था। इस ग्रंथ में राम की लंका विजय का विवरण है। प्रवर सेन द्वितीय वाकाटक राजवंश का शासक था और इस राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विष्णु वृद्धि गोत्र के विंध्य शक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बराबर के स्थानीय शासक थे। सातवाहनों के पश्चात विंध्य शक्ति ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। नेक्स्ट है जौना खान किसका प्रथम नाम था? तो भाई जौना खान नाम था अलाउद्दीन खिलजी का। नहीं, गलत जवाब। जौना खान नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां यानी कि जौना का मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि ग्रहण कर 1325 में गद्दी पर बैठा। गियासुद्दीन के 5 पुत्र थे जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक सबसे बड़ा था और उसका मूल नाम मलिक फखरुद्दीन था। वो जूना खां के नाम से जाना जाता था। 1320 में जब सुल्तान गियासुद्दीन शासक बना तो जूना खां को उलूग खां की उपाधि दी और उसे अपना युवराज तथा उत्तराधिकारी घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चोल शासक ने मदुरै कोंड और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया है? तो ये उपाधि पारांतक प्रथम ने धारण की है। पारांतक प्रथम 960 से 955 ईस्वी तक शासन किया है। आदित्य प्रथम का पुत्र था और उसकी मृत्यु के उपरांत पारांतक प्रथम राजा हुआ। ये चोल वंश का वास्तविक संस्थापक था। कौन? पारांतक प्रथम, और अपने वंश का पहला सार्वभौम और सर्वसत्ता संपन्न शासक था। इसने मदुरै के पांड्य शासक राजसिंह द्वितीय पर आक्रमण किया और बेल्लूर के युद्ध में हरा दिया। मदुरै पर विजय के उपलक्ष्य में इसे मदुरै कोड की उपाधि धारण की। इसकी अन्य उपाधियां थी मधुरांतक, वीर चोल और संग्राम राघव। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में विविता अध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो विविता अध्यक्ष जो होता था वो चारागाहों का अध्यक्ष होता था। अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार के द्वितीय अध्याय में विभिन्न अध्यक्षों का उल्लेख है। ये विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे और मंत्रियों के निरीक्षण में काम करते थे। संभवतः इन अध्यक्षों को ही मेगस्थनीज ने मजिस्ट्रेट कहा है। कुछ प्रमुख अध्यक्ष निम्न है। सबसे पहले देखते हैं पणयाध्यक्ष। तो पणयाध्यक्ष जो होता था वो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। सुरा अध्यक्ष जो है वो आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था। सूना अध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। गणिका अध्यक्ष गणिकाओं का अध्यक्ष होता था। गो अध्यक्ष जो कि पशुधन विभाग का अध्यक्ष होता था। और विविता अध्यक्ष चारागाहों का अध्यक्ष होता था और इसके अन्य कार्य भी थे जैसे कि कुओं का निर्माण कराना, जलाशयों का निर्माण कराना, जंगल से गुजरने वाले लोगों की रक्षा करना विविता अध्यक्ष का काम होता था। साथ ही साथ चारागाहों का भी अध्यक्ष यही था। नेक्स्ट है किस सुल्तान के द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? तो भाई गुलरुखी नाम से या गुलरुख नाम से सिकंदर लोदी ही फेमस है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर देख लेते हैं, यही है कि नहीं? जी यही आंसर है। सिकंदर लोदी शिक्षित और विद्वान शासक था। वो फारसी भाषा का ज्ञाता था। ठीक है, वो गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। वो विद्वानों का सम्मान करता था और उन्हें संरक्षण प्रदान करता था। प्रत्येक रात 70 विद्वान उसकी सैया के पास बैठकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं करते थे। उसके समय में संस्कृत के कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। सिकंदर लोदी के संरक्षण में उसके वजीर मियाँ भुआ ने संस्कृत भाषा के औषधि शास्त्र के ग्रंथ का तिब्बते सिकंदरी या फरहंग ए सिकंदरी नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? एक सेकेंड, पानी। तो भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद कौन सी थी? तो भाई भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद जो है वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद।
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित हिंदू मुस्लिम शैली पर निर्मित प्रथम भवन है। ठीक है, दिल्ली में स्थित हिंदू मुस्लिम शैली पर निर्मित प्रथम भवन है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने की स्मृति में करवाया था। इस मस्जिद के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण जैन मंदिर के ध्वंसावशेषों पर हुआ था। पहले यहाँ एक वैष्णव मंदिर था और इसी विष्णु मंदिर को तोड़कर ऐबक ने दिल्ली और भारत की प्रथम मस्जिद का निर्माण करवाया है। ठीक है, मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित है? तो मंगल पांडे बैरकपुर विद्रोह से संबंधित है। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर मुर्शिदाबाद के निकट अपने साथियों के साथ 29 मार्च 1857 को एजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर और मेजर सार्जेंट हुसैन को गोली मारकर विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का तत्कालीन कारण पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग था। इस राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इस घटना ने चिंगारी का कार्य किया और मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया? तो ये इलाहाबाद अधिवेशन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने इलाहाबाद अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया। बंगाल के विभाजन ने सांप्रदायिक फूट को जन्म दिया। बंगाल विभाजन की घोषणा के तत्काल बाद 1 अक्टूबर 1906 को आंगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल, जिसके अधिकांश सदस्य अभिजात वर्ग के थे, शिमला में मिंटो से मिले और 1906 को ढाका में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन 1930, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल कर रहे थे, में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंगतु पढ़ी का लेखक कौन था? कलिंगतु पढ़ी का लेखक कौन था? तो कलिंगतु पढ़ी का लेखक था जयगोड्डन। चोल राजाओं का शासनकाल तमिल भाषा और साहित्य के विकास के लिए प्रसिद्ध था। तमिल लेखकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जयगोंडा या जयगोड्डन था और ये चोल शासक कोलोतुंग प्रथम का राजकवि था और उसने कलिंगतु पढ़ी नामक ग्रंथ की रचना की। किसने? कोलोतुंग प्रथम का राजकवि था जयगोड्डन। इसमें कुलोतुंग के कलिंग युद्ध की घटनाओं का वर्णन है। कोलोतुंग तृतीय के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कंबन हुआ, जिसने तमिल रामायण और रामावतारम की रचना की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है अशोक का 12वां शिलालेख। ठीक है, अशोक का 12वां शिलालेख जो है वो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। एक सेकंड। ठीक है, अशोक का इतिहास मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर महोदय ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पढ़ने में सफलता पाई, जबकि सबसे पहले 1750 में मेटी फैंसिलर महोदय के द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख था। अशोक अपने 12वें शिलालेख में धार्मिक संश्लेषण यानी कि समन्वय के बारे में कहता है और इसमें अशोक कहता है कि सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम है। लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा ना करें। नेक्स्ट है, प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसकी मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया था? तो ये सरस्वती नदी के किनारे। थानेश्वर के वर्धनों का क्रमबद्ध और विस्तृत इतिहास प्रभाकर वर्धन के समय से मिलता है। वस्तुतः वो इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रभाकर वर्धन एक शक्तिशाली राजा था। अपनी स्वतंत्र स्थिति को सूचित करने के लिए ही उसने परम भट्टारक तथा महाराजा धीराज जैसी सम्मानपरक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की कई रानियां थीं, जिसमें यशोमती उसकी प्रधान रानी,
अग्रमहिषी थी। हुणों से युद्ध करने के पश्चात प्रभाकर वर्धन गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई तथा रानी यशोमती ने सरस्वती नदी के किनारे चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? तो दक्कन सभा का संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। दक्कन सभा का संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया। गोखले ने सामाजिक सशक्तिकरण, शिक्षा के विस्तार और 3 दशकों तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में कार्य किया तथा प्रतिक्रियावादी या क्रांतिकारी तरीकों के इस्तेमाल को खारिज किया। भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए वर्ष 1905 में उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट है, हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था। तो ये हुआ है ऋग्वेद में। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है जहां उसे हिरण्य स्तूप कहा गया। स्तूप का शाब्दिक अर्थ ढेर या थूहा होता है। चूंकि यह चिता के स्थान पर बनाया जाता है अतः इसका एक नाम चैत्य भी है। स्तूप के 4 प्रकार पारिभौगिक, शारीरिक, उद्देशिक और संकल्पित होते हैं। पारिभौगिक में बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं पर, शारीरिक में बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों के अस्थियों पर और उद्देशिक में बुद्ध के जीवन की घटनाओं पर तथा संकल्पित में श्रद्धालुओं द्वारा स्तूप का निर्माण कराया जाता है। तारीख़ मुबारक शाही का लेखक कौन था? तो तारीख़ मुबारक शाही का लेखक था याह्या बिन अहमद सरहिंदी। तारीख़ मुबारक शाही का लेखक याह्या बिन अहमद सरहिंदी है। तारीख़ मुबारक शाही की रचना याह्या बिन अहमद ने सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के संरक्षण में की थी। ये ग्रंथ सैयद वंश का एकमात्र समकालीन स्रोत है। याह्या बिन अहमद सरहिंदी मुबारक शाह का समकालीन था और उसने ये ग्रंथ मुबारक शाह को समर्पित किया है। जैन ग्रंथ कुवलय माला का लेखक कौन था? तो जैन ग्रंथ कुवलय माला का लेखक, एक सेकंड, जैन ग्रंथ कुवलय माला का लेखक उद्योतन सूरी है। कौन है? उद्योतन सूरी। इस ग्रंथ की रचना उद्योतन सूरी के द्वारा जौलौर में रहकर 1778 ईस्वी के आसपास की थी और ये एक तरह से प्राकृत ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है और इन 18 भाषाओं में पश्चिमी राजस्थान की मरु भाषा का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में हुई थी। मुंबई का एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना सर जेम्स मैकिन्टोश ने की, जो इंग्लैंड में एक प्रतिष्ठित वकील, न्यायविद और विख्यात सामाजिक व्यक्ति थे, जो बॉम्बे के चीफ जज बने। मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी को प्रारंभ में लिटरेरी सोसाइटी के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 26 नवंबर 1804 को हुई। इसका उद्देश्य उन उपयोगी ज्ञान को बढ़ावा देना था जो तत्कालीन समय में भारत से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया? तो प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था रुद्रसेन द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांग या विक्रमादित्य कहा जाता है। उसकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। वाकाटकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। वाकाटकों तथा गुप्तों की सम्मिलित शक्ति ने शकों का उन्मूलन कर डाला। ज्ञात है कि वाकाटक लोग आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत में शासन करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। साइमन कमीशन कब आया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? क्रिप्स मिशन कब आया? और CR फॉर्मूला कब आया? ठीक है, तो इसमें साइमन कमीशन 1928 में आता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो होता है वो 1930 में होता है। क्रिप्स मिशन कब आया भाई? क्रिप्स मिशन आया था CR फॉर्मूला देखो इसमें यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ 1942 में, हाँ सॉरी। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। 12 नवंबर 1930 को से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचे और 10 जुलाई 1944 को CR फॉर्मूला आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
10 जुलाई 1944, ये याद रखना, बस ये मैं भूल जाती हूँ। निम्नलिखित में से किससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा? तो कुषाणों से गुप्तों ने क्या पहनना सीखा? पतलून पहनना। कुषाणों के पतन के बाद मगध में गुप्त राजवंश का उदय हुआ। गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे। कौन थे? सामंत। वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार के कई स्थानों पर गुप्त पुरावशेषों के बाद कुषाण पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। संभावना है कि गुप्तों ने कुषाणों से काठी, बागडोर, बटन वाले कोट, पतलून और जूते का उपयोग सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज के द्वारा उल्लिखित एस्टीनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था? तो एस्टीनोमोई अधिकारी जो है मेगस्थनीज बताते हैं कि वो नगर का अधिकारी होता था। तो एस्टीनोमोई मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारी था। मेगस्थनीज ने 2 अधिकारी बताए, एक तो एस्टीनोमोई बताया है, एक एग्रोनोमोई बताया। तो एस्टीनोमोई मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारी था। मेगस्थनीज ने एस्टीनोमोई नामक अधिकारी का वर्णन किया है। ये नगर का अधिकारी था। नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी था। मेगस्थनीज ने इसका उल्लेख किया है। मौर्यकालीन कुछ प्रमुख अधिकारी, तो एग्रोनोमोई देखो आ गया। एग्रोनोमोई जिले और सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी होता था और एस्टीनोमोई नगर का अधिकारी होता था। रूपदर्शक जो है वो सिक्कों की जांच करने वाला प्रधान अधिकारी था। सौवर्णिक टकसाल का प्रमुख अधिकारी होता था। प्रदेष्टा जो है वो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था और व्यवहारिक जो है वो दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? तो ये भाई जहांगीर के शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे। समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद जहांगीर के शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे। जहांगीर स्वयं एक कुशल चित्रकार था। इसका काल मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष था। उसके पास चित्रों का एक मुरक्का यानी कि एल्बम था। जहांगीर ने अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला खुलवाई। जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन, बिसनदास, मंसूर, फारूक बेग, मनोहर, नन्हा, दौलत, विचित्र, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, हाशिम, अकारिजा, माधव, गोवर्धन, केशव आदि थे। गविष्ट क्या थी? गविष्टि क्या थी? तो गविष्टि भाई किसको कहते थे? गविष्टि जो है वो गायों के लिए होने वाला संघर्ष था। ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन जो था वो अस्थायी था, अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। पशुओं में गाय को सर्वाधिक महत्ता थी। गाय की गणना संपत्ति में की जाती थी। ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख मिलता है। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर हुई हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि यानी कि गायों का अन्वेषण, इसी प्रकार गवेषण, गोशु, गत्य, गभ्य आदि शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ये घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? तो ये काम किया था कैनिंग ने। मुगल सम्राट 1803 में ब्रिटिश संरक्षण में रहने लगा, लेकिन मान मर्यादा संबंधित इसके दावे स्वीकृत थे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने बादशाह को यह साफ समझा दिया कि आपकी बादशाहत नाम मात्र की है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने बादशाह को अपने दावे और अधिकार छोड़ने को कहा। डलहौजी ने सम्राट को लाल किले से हटने के लिए कहा। बादशाह को उपाधि छोड़ देने और अपने उत्तराधिकारी नामजद करने का अधिकार भी छोड़ देने को कहा। कैनिंग ने यह घोषणा की कि बहादुर शाह के मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है, शाहदरा का मुगल गार्डन स्थित है। तो शाहदरा का मुगल गार्डन लाहौर में स्थित है। शाहदरा काबुल और कश्मीर की दिशा से लाहौर का प्रमुख प्रवेश बिंदु है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में शाहदरा में रावी नदी के किनारे दिलकुशा बाग जहांगीर के द्वारा लगवाया गया में स्थित है। तो भाई जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है, शाहदरा में है, रावी नदी के किनारे है और दिलकुशा बाग में स्थित है। ठीक है। अब दिलकुशा बाग क्या है? तो दिलकुशा बाग जहांगीर के द्वारा लगवाया गया था। कहाँ? लाहौर में।
ठीक है, शाहदरा में रावी नदी के किनारे पर। इसकी योजना जहांगीर ने स्वयं बनवाई थी, किंतु मकबरे का निर्माण जो है वो उसकी पत्नी नूरजहां ने अपने देखरेख में करवाई है। ये वर्गाकार मकबरा है। जहांगीर का जो लाहौर में मकबरा है वो वर्गाकार मकबरा है, और ये मकबरा मुगलों की परंपरा के अनुसार एक विशाल उद्यान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1601 में खानदेश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना था? तो ये बना था बुलंद दरवाजा 1601 में। तो खानदेश दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसकी राजधानी बुरहानपुर थी। यहाँ का शासक राजा अली खान ने 1596 में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1597 में अली खान मुगलों के तरफ से युद्ध करता हुआ मारा गया। उसके बाद उसका पुत्र मीरन बहादुर गद्दी पर बैठा और मुगलों का आधिपत्य मानने से इनकार कर दिया। अकबर ने असीरगढ़ के किले पर घेरा डाला और कई माह के घेरे के बाद अकबर ने रिश्वत और कपट का सहारा लेकर असीरगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। 1601 में अकबर फतेहपुर सीकरी लौटकर यहीं पर उसने असीरगढ़ दक्षिण विजय की स्मृति में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया तथा दक्षिण के बादशाह की उपाधि धारण करी। नेक्स्ट है, कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी में पंचमहल है, फतेहपुर सीकरी में मरियम मकानी का महल है, फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल है, लेकिन मोती मस्जिद नहीं है। मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी, आई थिंक। ये नहीं, शाहजहां वाली मोती मस्जिद है ये। पंचमहल, जोधाबाई का महल और मरियम मकानी का महल, ये सभी स्थापत्य फतेहपुर सीकरी में स्थित है तथा ये तीनों स्थापत्य अकबर कालीन स्थापत्य हैं। मोती मस्जिद नामक स्थापत्य का निर्माण 2 शासकों ने करवाया, ठीक है, एक तो औरंगजेब ने, एक शाहजहां ने। तो शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण आगरे के किले में करवाया था। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पुत्री जहांआरा के सम्मान में करवाया था, और दूसरी मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले के अंदर करवाया है, और इसका निर्माण औरंगजेब ने संगमरमर से करवाया है। तो शाहजहां ने जो मोती मस्जिद बनवाई है वो आगरा के किले में बनवाई है, और औरंगजेब ने जो मोती मस्जिद बनवाई है वो दिल्ली के लाल किले में बनवाई है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में तशर किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में जो तशर है वो चरखी के लिए प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। तांबे और कांसे के अर्थ में अयश शब्द का प्रयोग होता था, जिससे पता चलता है कि आर्यों को धातु कर्म की जानकारी थी। ऋग्वेद में बढ़ई के लिए तक्षण तथा धातु कर्म के लिए कमरी शब्द मिलता है। सोना के लिए हिरण शब्द का प्रयोग हुआ। बसावाई नामक वर्ग कपड़ा बुनने का कार्य करता था, और कपड़े की बुनाई करघों से की जाती थी। चरखी को तशर, तना को ओतू तथा बाना को तंतु कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1817 में। जेम्स मिल 1773 से 1836 तक स्कॉटिश मूल के लेखक और राजनीतिक दार्शनिक थे, जिन्हें दार्शनिक और अर्थशास्त्री जॉन स्टुअर्ट मिल 1806 से 73 के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 1802 में मिल लंदन चले गए, जहाँ उन्होंने पैम्फलेट, लेख और अंततः पुस्तकों के लेखक के रूप में अपना करियर प्रारंभ किया। 1806 में उन्होंने अपना स्मारकी ब्रिटिश भारत का इतिहास शुरू किया, जिसे 1817 में प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया है? तो ये है शेरशाह को। शेरशाह ने मुद्रा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार किया, उसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। शेरशाह ने सोने का सिक्का अशरफ, चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्का जारी किया। शेरशाह के काल में चांदी का रुपया और तांबे के दाम का विनिमय अनुपात 1:64 था। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया था, जिसका वजन 178 ग्रेन था। नेक्स्ट, सत्ता को निम्नलिखित सुल्तानों में किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया? तो भाई कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी अप्रैल 1316 में गद्दी पर बैठा। वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था, जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया और खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी अल इमाम उल इमाम और खिलाफत उल्लाह
की उपाधि धारण करी। वो अपने योग्य पिता का अयोग्य पुत्र था और उसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी। नेक्स्ट, किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ? तो ये था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में हुआ था। 1799 में वेलेजली ने टीपू के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। टीपू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस कारण 1799 में वेलेजली ने युद्ध की घोषणा कर दी और मैसूर पर पूरब से जनरल हैरिस और कर्नल वेलेजली तथा पश्चिम से जनरल स्टुअर्ट ने आक्रमण कर दिया। टीपू युद्ध करते हुए मारा गया। 1799 में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया और उसके परिवार के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया। मैसूर के राज्य को वाडियार वंश के एक 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को राजा बनाकर अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में ले लिया तथा मैसूर पर सहायक संधि लाद दी गई। अतः चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ने मैसूर पर सहायक संधि लाद दी। नेक्स्ट, शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पादशाहनामा का लेखक कौन था? तो पादशाहनामा का लेखक था मोहम्मद आमीन कजवीनी। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में ऐतिहासिक ग्रंथों में मोहम्मद अमीन कजवीनी की पादशाहनामा, अब्दुल हमीद लाहौरी की पादशाहनामा, इनायत खां की शाहजहांनामा, मोहम्मद सालेह की अमल-ए-सालेह तथा मोहम्मद सादिक खां की शाहजहांनामा प्रमुख है। मोहम्मद अमीन कजवीनी शाहजहां के समय का प्रथम सरकारी इतिहासकार था। इसने अपनी पुस्तक पादशाहनामा में शाहजहां के शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों का वर्णन किया है। अब्दुल हमीद लाहौरी भी शाहजहां का दरबारी इतिहासकार था। नेक्स्ट, किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? तो रामगुप्त का नाम आता है अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख में। गोविंद तृतीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट सिंहासन पर बैठा और उस समय उसकी अवस्था 7 वर्ष थी। ये विद्या और कला का उदार संरक्षक था। वो स्वयं एक विद्वान था ही साथ ही विद्वानों का आश्रयदाता भी था। संजन ताम्रपत्र में विद्या और साहित्य के संरक्षक के रूप में उसे गुप्त शासक शाशांक यानी चंद्रगुप्त द्वितीय से भी महान बताया गया। संजन ताम्र लेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का भी उल्लेख है। अमोघ वर्ष ने कन्नड़ में कविराज मार्ग नामक पुस्तक लिखी, जो कन्नड़ साहित्य के प्रारंभिक रचनाओं में से एक है तथा प्रश्नोत्तर रत्नमालिका संस्कृत में लिखा गया नीति ग्रंथ है कि इसकी रचना भी की है। नेक्स्ट है, बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया? तो डॉक्टर स्पूनर ने नालंदा विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया था। नालंदा के विषय में जानकारी सबसे पहले 1812 में हैमिल्टन ने दी थी। नालंदा महाविहार के अन्वेषण कार्य सर्वप्रथम जनरल कनिंघम ने 1862 में शुरू किया और 1870 में ब्रेडली ने वहां की चैत्य संख्या 12 की खुदाई की और एक लेख प्रकाशित करवाया। नालंदा के जीर्णोद्धार हेतु 1915 में खुदाई का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपने हाथों में ले लिया। पुरातत्व विभाग के तत्कालीन निदेशक सर जॉन मार्शल तथा डॉक्टर स्पूनर के निर्देशन में यह कार्य प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित स्मारकों में से किसमें रजत की छत और संगमरमर, स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया था? तो ये दीवाने खास दिल्ली में किया गया है। दीवाने खास दिल्ली के लाल किले में स्थित शाहजहां के द्वारा निर्मित एक भवन है। शाहजहां के काल में निर्मित सभी भवनों में दीवाने खास सबसे अधिक अलंकृत है। इस इमारत में रजत की छत और संगमरमर, स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया है। शाहजहां के काल में निर्मित भवनों में आगरा का ताजमहल, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद तथा दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद प्रमुख है। दिल्ली सल्तनत में बरीदे मुमालिक अधिकारी था, गुप्तचर विभाग का प्रमुख। दिल्ली सल्तनत में दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष था, बरीदे मुमालिक कहलाता था। ये राज्य का प्रमुख समाचार लेखक भी था। इसके अधीन गुप्तचर, संदेशवाहक, डाक चौकियां होती थी। इसके अंतर्गत अनेक बरीद शहरों, बाजारों एवं प्रत्येक आबादी वाले स्थानों पर नियुक्त थे। वे गुप्त सूचनाएं बरीदे मुमालिक को भेजते थे, जिसे वो सुल्तान की सेवा में प्रेषित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था? तो अलाई दरवाज़ा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तक जाने का प्रवेश द्वार था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कुव्वतुल इस्लाम तक जाने का एक प्रवेश द्वार है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण 1311 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट करवाया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित ये मस्जिद हिंदू मुस्लिम शैली का निर्मित प्रथम भवन है। अलाई दरवाजा कुव्वतुल इस्लाम तक जाने का मार्ग प्रदान करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की? तो सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने। राजराज प्रथम के बाद उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम सिंहासन पर बैठा और वो अपने पिता की भांति एक महान विजेता सिद्ध हुआ। राजेंद्र प्रथम ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी विजय पताका फहराने के उपरांत दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान किया। तिरुवालंगाणु ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार राजेंद्र प्रथम की जहाजी बेड़ा ने समुद्र पार करके श्री विजय साम्राज्य की राजधानी कटाह या कडारम सुमात्रा को जीत लिया और वहां के शासक संग्राम विजयो तुंगवर्मन को बंदी बना लिया। राजेंद्र प्रथम ने कडारम विजय के उपलक्ष्य में कडार कोंड की उपाधि धारण की। श्री विजय साम्राज्य पर जीत के क्रम में उसने कडारम के अतिरिक्त पणरई, मलयूर, पप्पपिरुडिगम, इलंगाशोक आदि नगरों पर अधिकार कर लिया और ये सारे स्थान मलय प्रायद्वीप में स्थित थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चोल शासकों में से किस एक ने संपूर्ण शिलोन सिंघल को विजित किया? तो ये राजेंद्र प्रथम ने विजित किया है। राजा राज प्रथम के बाद उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम सिंहासन पर बैठा और वो अपने पिता की भांति एक महान विजेता सिद्ध हुआ। राजेंद्र प्रथम ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी विजय पताका फहराने के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान किया। अपने पिता की भांति राजेंद्र प्रथम ने 1017 में लंका यानी कि सिंघल पर आक्रमण किया। लंका नरेश महिंद पंचम पराजित हुआ और उसे बंदी बनाकर चोल राज भेज दिया गया, जहां कारागार में 12 वर्षों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। संपूर्ण सिंघल पर अधिकार कर लिया गया। निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था? तो ये जुड़े थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में बॉम्बे में भारत में पहला मानवाधिकार संगठन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन ICLU का गठन किया। इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इसके गठन के पीछे का विचार सरकार का विरोध करने का अधिकार था। नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये हमारा 2021 का जो TGT का पेपर था वो हमने फिनिश कर लिया है। अब 2016 का जो ये पेपर है वो हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो एक दिन में हम एक पेपर करेंगे और ये आपका 8 मार्च 2019 को हुआ था, ठीक है। तो परीक्षा तिथि आई थी, तो ये 2016 का पेपर सोचो 2019 में हुआ। वाह वाह। चलिए, तो अब हमने 2021 का पूरा पेपर जो है हमने कंप्लीट कर लिया। उसमें काफ़ी क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, रिवीजन भी हो गया साथ साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक हमने पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट कर लिया, पूरा पेपर। एक अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही डीप क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन मुझे भी नहीं आते थे इसमें, लेकिन इसमें व्याख्या दी हुई है तो बहुत अच्छे से दी हुई है, तो हमें क्वेश्चन भी पूरा समझ आ जाता है व्याख्या के साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं कल अपनी दूसरी टेस्ट के साथ में, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए।